हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। तो आज हम करने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चन। लास्ट टाइम हमने सॉल्व एग्जाम्पल किया था। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का ही सिर्फ हमें गिवन है सिंगल। हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास एक और कोई दूसरा अगर हमारे पास एलिमेंट है, उसकी हमें अगर वैल्यू पता है और ओवरऑल सेल की वैल्यू हमें पता है, तो हम मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या पता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये होता है ई सेल का। अगर हमें ई सेल की वैल्यू पता है और ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये हम एज ए एनोड पे लगा रहे हैं, तो हमें कैथोड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0। अगर कैथोड की जगह में इसकी वैल्यू 0 रख दूं तो हमें पता चल जाएगा एनोड कितना आएगा। इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन क्या लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सेल रिप्रेजेंटेशन। इसमें मैग्नीशियम जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Mg2 पॉजिटिव। कंसंट्रेशन हम 1 मोलर ले रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2H पॉजिटिव से यहाँ पे H2 बनेगा जो कि गैस की फॉर्म में है। और जब हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन में हम लेते हैं प्लैटिनम वायर, तो हम उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्लैटिनम कितना, ये जो हाइड्रोजन का प्रेशर है वो 1 atm रहेगा। तो ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड, यानी कि जहां पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन की साइड कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की E नॉट की वैल्यू होती है 0, तो 0 माइनस E नॉट एनोड। तो अब जो हमारा E सेल आएगा मैग्नीशियम का, E सेल वो इक्वल होगा माइनस ऑफ E नॉट एनोड के। और इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? हमने कैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का फाइंड आउट किया, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। हाइड्रोजन की वजह से हमने मैग्नीशियम का हाफ सेल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको देखो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ जिंक पॉट। क्या हम जिंक पॉट में क्या कह रहे, कॉपर सल्फेट स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अगर रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है तो मतलब हम स्टोर नहीं कर सकते, और अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब हम स्टोर कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो इन्होंने कहा है कि कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 को हम स्टोर करेंगे जिंक के पॉट में। तो आप सबको पता है कि जिंक इज वेरी रिएक्टिव, जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर को वो डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर सल्फेट में से। तो यहाँ पे जो हमारे पास अब बनेगा वो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। ये Cu अलग हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी कि यहाँ पे जिंक ने अपनी रिएक्टिविटी शो की है और उसने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, और अब हमारे पास बना है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। यानी कि ये रिएक्शन हो रही है तो हम इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है जो कि आप क्लास 10 से करते हुए आ रहे हो, राइट। अब दूसरा क्या है कि हम इसके लिए E नॉट सेल की वैल्यू निकाल ले। अगर हमारा E सेल का वैल्यू पॉजिटिव आता है इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो खुद ब खुद हो रहा है। और अगर हमारी E नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो खुद से नहीं होगा अगर हम इन दोनों को एक साथ रख भी देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। जिंक है और कॉपर है तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। रिएक्शन हम लिखेंगे Zn से Zn2 पॉजिटिव और
यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव से बनेगा कॉपर। तो जिंक की जो रिडक्शन वैल्यू होती है, यानी कि ई नॉट सेल जो जिंक का है Zn2 पॉजिटिव से Zn, वो है -0.76 वोल्ट। वही जो ई नॉट सेल कॉपर का है रिडक्शन वैल्यू के लिए, वो है हमारा 0.34 वोल्ट। अब वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई के थोड़ी यानी कि 0.34, तो 0.34 माइनस और माइनस का 0.76 है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.34 प्लस 0.76, और यहां से जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 6 + 4 10 और 7 8 9 10 11, तो 1.10 वोल्ट, और वो भी कैसा, पॉजिटिव का आया है। मतलब ये जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद रिएक्शन करेगा, इसीलिए हम जिंक के पॉट में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते। कैन यू स्टोर? नो, नो वी कांट स्टोर कॉपर सल्फेट, no we can't store copper sulfate solution in a zinc pot, in a zinc pot। तो ये हो जाएगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 2.3, कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो हमें बुक में टेबल दी हुई है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, हमें उसे कंसल्ट करना है, एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन, जो कि फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करेंगे अंडर सुटेबल कंडीशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, फेरस आयन क्या होता है, Fe2 पॉजिटिव, इसको हमें क्या करवाना है, ऑक्सीडाइज करवाना है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा ये क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा। और आयरन के ऑक्सीडेशन की वैल्यू होती है, ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू होती है -0.77 वोल्ट, और वही अगर हम रिडक्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा +0.77 वोल्ट। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आयरन को ऑक्सीडाइज करा सकता है। तो ऐसा वो एलिमेंट होगा जिसकी वैल्यू इससे या तो कम नेगेटिव होगी या तो वो पॉजिटिव इसकी वैल्यू होगी, ई नॉट सेल की जो वैल्यू होगी उसकी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये क्या करवाना, जो ऑक्सीडेशन करा रहा है तो वो खुद का रिडक्शन कराएगा। यानी कि हमें देखना है कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है जो कि आयरन को ऑक्सीडाइज करा दे और खुद का रिडक्शन कर ले। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू रिड्यूस, और यहां पे हम लिख सकते हैं टू ऑक्सीडाइज आयरन वी नीड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वी नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कराएगा और खुद का रिडक्शन कराएगा। जैसे अगर आपको पता हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन सब की हेल्प से हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बट हमें टेबल की हेल्प से बताना है, हमें एलिमेंट बताना है। तो एलिमेंट में क्या आएगा हमारे पास, अगर हम टेबल की हेल्प से बताए तो जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनकी जो वैल्यू आप देखोगे तो वो इससे कम नेगेटिव होगी या तो पॉजिटिव होगी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आयरन क्या कहा है, Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पे आयरन का क्या हो रहा है,
इसने आयरन का रिडक्शन किया है, इसीलिए जो वैल्यू आई है वो प्लस का 0.77 आया। हम जो कर रहे थे वो क्या था, ऑक्सीडेशन था, इसीलिए वैल्यू यहाँ पे माइनस का 0.77 लिखा था। अब इसके ऊपर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, देखो इसके ऊपर है सिल्वर, सिल्वर इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन है वो इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसके ऊपर आएगा क्लोरीन, वो इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऐसे ये इतने सारे एग्जाम्पल हो गए जो इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन था हमारा 2.3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये इंडेक्स क्वेश्चन 2.4 है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जिसमें पीएच दिया हुआ है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो ई नॉट सेल और पीएच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, ई नॉट सेल is equal to minus of 0.0591 into pH। ये एक फॉर्मूला है जो कि क्लास में मैंने कराया है। अगर आप लोगों ने इसका डेरिवेशन नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखना ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। अब देखो हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू 10 कर देंगे हम। तो यहाँ से जो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.591। बस ये इतना छोटा सा इसका आंसर था। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा नॉस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.5। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Which of the following reaction takes place। हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है, हमें निकालना है ईएमएफ यानी कि ई सेल की वैल्यू, और हमें ई नॉट सेल गिवन है। सीधा सीधा इसमें हम क्या लगाएंगे, नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये है फॉर्मूला, और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। आप सबसे पहले इसकी जगह n लिखना, क्योंकि यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी वो 2 ही आएगी। 2 क्यों आएगी और किस वजह से हम 2 लिखेंगे, n का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर हुए हैं, कितने कैंसिल आउट हुए, तो ओवरऑल एक जैसा ही होता है। तो अगर निकल से निकल 2 पॉजिटिव बन रहा है मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, और यहाँ पे 2 Ag पॉजिटिव है, ठीक है, तो यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे। ओके, एक ने लूज किया, एक ने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे टोटल जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो 2 ही है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था। अब क्या करेंगे हम, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दी हुई है 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ है, निकल 2 पॉजिटिव, यहाँ पे हम लिखेंगे निकल 2 पॉजिटिव, और रिएक्टेंट हमें क्या दिया हुआ है, Ag। हम वो लिखते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन होती है। तो यहाँ पे Ag आएगा, Ag की पावर 2 आएगी। 2 क्यों आएगी, क्योंकि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम एज अ पावर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग निकल की वैल्यू है 0.160 अपॉन Ag की वैल्यू है 0.002। फिर इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 0.16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट इधर कर दूं मैं अगर, तो हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, इस पॉइंट को 1 2 3 से शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर आ जाएगा -3। 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर है ये। अब देखो फिर ये होगा ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 16 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4,
तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 10 की पावर 2 3 जा 6, वो भी माइनस का 6। फिर E cell is equal to 1.05 minus 0.0592 log, अब देखो 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 दिख रहा है, 10 की पावर -2 और 10 की पावर +6 हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 4, तो 10 की पावर 4 हो गया। अब ये क्या बन गया a प्लस बी, यहां से आएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 4 प्लस लॉग 10 की पावर 4। हमने लॉग a इंटू बी में क्या लगा दिया, लॉग a प्लस बी लगा दिया। फिर E cell is equal to 1.05 minus 0.059 divided by 2 log 4 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 0.60, या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो log 2 की पावर 2 से भी हम कर सकते हैं। प्लस ये हो जाएगा 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 4 और log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा 4 ही आ जाएगा। यहां से हम इसको लिखते हैं E cell is equal to 1.05 minus 0.059 divided by 2 log 4 की वैल्यू थी यहाँ पे 0.60 प्लस 4, ये था यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू ये 4 प्लस 0.60 कितना हो जाएगा 4.6, इसको इससे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.3। अब 0.059 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.3 की, तो कितना आएगा 0.059 और 2.3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 27 15 16 के 17 और ये 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 की 11 एंड 2 0 जा 0, तो 7 7 7 14 की 15, 1 2 3 1 0, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये आ जाएगा हमारा 0.1357, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस ये है 0.1357। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.05 और ये है 0.1357, यानी कि 0 0, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे आ गया 9, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, तो आंसर आया 0.9143, यानी कि यहां से जो ई सेल की वैल्यू आई है वो आई है 0.9143, इतने वोल्ट हमारी ई सेल की वैल्यू आ गई है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, एक सेल है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी यानी कि डेल्टा जी नॉट निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो ये हमें निकालना है। बस इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन, ये n की वैल्यू कितनी है 2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे, तो 2 इंटू f की वैल्यू है 96500 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.236। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, वो हम कर लेते हैं। तो अभी 0 को रहने दे रही हूं मैं, ठीक है, वो हम लास्ट में करेंगे। तो ये हो जाएगा 965 इंटू 2, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 के 13 एंड 2 9 जा 18, एक 19, 1930 और 2 0 और आ गए। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 0.236 की, 0.236, ये कितना आ जाएगा 0 0 0, 6 3 जा 18
और 6 9 जा 54 प्लस 1 55 एंड 6 5 यहाँ पे आएगा 11। फिर से 0 0 0 3 3 जा 9 3 9 जा यहाँ पे कितना आएगा 27 और 3 प्लस 2 5। फिर है 2 से तो 0 0 0 एंड 2 3 जा 6 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2 और एक ही 3। ये हो गया। अब 0 से कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं बात तो बराबर पड़ेगी, तो इतना ही करते हैं, ये हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ पे आएगा 8 9 प्लस 5 14 है, कैरी 1 जाएगा 7 और ये 7 7 14 प्लस 1 15 कैरी 1 8 9 10 10 प्लस 5 15 और कैरी 1 3 प्लस 4 आई मीन 3 प्लस 1 4। तो यहां से आया है हमारा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -4554 1 2 3। अब हमें देखना है कि पॉइंट कहां पे लगाएंगे, 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यहां पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये क्या आएगा जूल पर मोल। अब हमें अगर केजी जूल में कन्वर्ट करना हुआ तो किलो जूल में, तो हम क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 2 3। तो यहां से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी -45.548 किलो जूल पर मोल। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि फर्स्ट पार्ट इसका डन है। नेक्स्ट कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि हमें केसी निकालना है। केसी और ई सेल का क्या फॉर्मूला है, देखो इनका रिलेशन क्या है, केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे आता है ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.059। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आप चाहो तो डेल्टा जी नॉट से भी कर सकते हो बट ये ज्यादा इजी है और एंटी लॉग निकालना भी इतना कोई टफ नहीं है। क्या हो जाएगा केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल की कितनी वैल्यू थी हमारे पास 0.236, या जगह 0.236 इंटू एन था हमारा 2 डिवाइडेड बाय 0.059। और जिन भी बच्चों को एंटी लॉग निकालना नहीं आता है, मैंने ट्यूटोरियल में एंटी लॉग निकालना सिखाया है, लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं एंटी लॉग, एक बार जरूर जाके वो वीडियो देख लेना। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 0.236 इंटू 2 सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 2 6 जा 12 3 2 जा 6 1 7 2 2 जा 4 और ये 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0.472 डिवाइडेड बाय 0.059। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 की मल्टीप्लीकेशन होगी, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लीकेशन होगी, 1000 से 1000 कट जाएगा, हमारे पास बचा 472 डिवाइडेड बाय 59। ठीक है, अब सिंपली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 59 और ये है हमारा 472। इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, एक बार में तो जाएगा नहीं है, करके देखते हैं फिर। 59 इंटू 7 तो 63 और ये 35 है 40 के 41, तो 7 टाइम्स में आएगा 413। अब यहाँ से क्या आ गया 12 बच गया, ये 3 है तो यहाँ पे आएगा 9, ये 6 है और ये 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 59। ठीक है 59 ही आएगा और 9 7 जा यहाँ पे आएगा 63 और 7 35 एंड प्लस 5 40 प्लस 41, या फिर 59 8 टाइम्स में करके देख लेते हैं हम। 8 9 जा 72 और 8 5 जा 40 40 प्लस, अच्छा ये तो डायरेक्ट कट रहा है हमारा 8 से, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 8। ओके, यानी कि 8 पॉइंट हम 0 इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 8। अब 8 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे ये देखते हैं, यहां से आएगा के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग। देखो 8 को लिखने का तरीका क्या है, अगर मैं यहां से लिखूं लॉग 10 की पावर 8, तो log 10 की पावर 8 क्या होता है, log 8 हो जाएगा
लॉग 10 की पावर 8 हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग से लॉग को कट कर देंगे, तो हमारे पास केसी की क्या वैल्यू आएगी, 10 की पावर 8। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर 8 है। अगर आप ज्यादा एक्यूरेट लेते हो, जैसे कि 0.0591 लेते हो, तो 9.8 इंटू 10 की पावर 7 के आसपास आएगा, जो कि वो भी अगर अप्रोक्सीमेट करोगे तो 10 की पावर 8 ही हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया 10 की पावर 8। तो आज की क्लास में हमने टोटल 6 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ये वाला हमारा 2.6 था। यस, इन सारे क्वेश्चन को कैसे लॉग निकालते हैं, कैसे एंटी लॉग निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन, इसको थोड़ा सा फास्ट करना है, बाकी सब इजी है। एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।